ये सारे फैमिली मेंबर्स छुट्टियां मनाने के लिए अपने फार्म हाउस में आते हैं, लेकिन फॉरेस्ट में एक्सप्लोरेशन करते दौरान उन्हें कई हजार सालों पुराना स्ट्रक्चर मिला जिसके अंदर जाने के बाद शायद वो कभी वापस लौटकर नहीं आएंगे। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक डेंस फॉरेस्ट को दिखाते हुए, जहाँ पर एक कोने पर छोटा सा घर बनाया गया था। उस घर के अंदर कई सारे फैमिली मेंबर्स थे जो अपने डेली लाइफ की रूटीन से परेशान होकर यहाँ छुट्टियां मनाने आए थे। उन सभी को एकदम रिफ्रेशमेंट और एकदम रिलैक्स फील करना था, तो इसीलिए वो यहाँ पर आए थे। सबसे पहले हमें थॉमस और एली नाम के दो मैरिड कपल दिखाए जाते हैं। उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम लूसी था और दूसरे बेटे का नाम स्पेंसर। लेकिन हाल ही में देखकर लग रहा था कि थॉमस और एली के बीच में रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा है। दोनों एक दूसरे से झगड़ा करके बैठे हैं किसी अनजान बात के ऊपर। अब वहाँ पर तो थॉमस का एक पुराना दोस्त भी होता है जिसका नाम बेन था। बेन की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम मार्गरेट होता है। बेन और मार्गरेट का रिलेशन कई साल पुराना है, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। ये इसलिए क्योंकि बेन अभी तक बच्चों के लिए तैयार नहीं है। उसे ऐसा लगता था कि अगर वो शादी करके बच्चे कर लेगा तो एक कनेक्शन जुड़ जाएगा, और फिर जैसे बेन को एक्सप्लोर करना पसंद है दुनिया घूमकर, तो परिवार के कारण वो सारी चीजों पर लिमिटेशंस लग जाएंगी। इसी वजह से बेन ने मार्गरेट से अभी तक शादी नहीं की। अब यहाँ बेन और मार्गरेट भी थॉमस और एली को देखकर समझ गए थे कि इनमें झगड़ा हुआ है। अब ये किस बात पर था, उन्होंने डिसाइड किया कि वो पता करेंगे और थॉमस और एली को बैक टू नॉर्मल करेंगे ताकि वो वेकेशन एंजॉय करें। पूरी रात उनकी इसी तरीके से बीती और सुबह होने पर बेन उन्हें फॉरेस्ट के बीचों बीच लेकर जाता है। ये जरूरी भी था क्योंकि सभी लोग तब से फार्म हाउस में मौजूद थे। उन्हें नेचर के बीच थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए और अपना मन फ्रेश करना चाहिए। इन्हीं वजह से बेन अब उन सभी को लेकर एक पहाड़ की तरफ जाता है और कहता है कि हमें उसकी चोटी पर पहुंचना होगा। थॉमस के बच्चे लूसी और स्पेंसर तो काफी एक्साइटेड थे। वो सब आगे आगे बढ़ने लगे बेन के साथ। बाकी लोग भी उन्हें फॉलो करते हुए पास जा रहे होते हैं। उन सारे लोगों में से जरा भी नहीं आइडिया कि आगे चलकर उनकी किस्मत बदलने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी दूसरी डायमेंशन से कनेक्टेड हो जाए। अब लगातार फॉरेस्ट में चलते रहने के बाद सब के सब दंग रह गए थे, क्योंकि उनके ठीक सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद था। ये स्ट्रक्चर एकदम मिडल में काफी अजीब तरीके से फैला होता है। ऐसा लग रहा था कि ये एक शेल्टर है जिसे आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। अब बेन जो कि उसे देखकर एक्साइटेड हो गया और सभी को लेकर उसके पास चला गया था। उस स्ट्रक्चर में जाने का एक छोटा सा रास्ता होता है, बट अभी तक कोई श्योर नहीं है कि ये सेफ भी है कि नहीं। हो सकता है कि ये कोई पुरानी फैक्ट्री हो जिसे अब बंद कर दिया गया है, या फिर अंदर की तरफ कई जंगली जानवर हो सकते हैं जो उन्हें चोट पहुंचाएंगे। लेकिन बेन को देखने से लग रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो तो ये तक भी बताने लगा कि शायद ये कोई एंशिएंट चीज है जिसे आज तक इंसानी सभ्यता और वैज्ञानिकों ने ढूंढा ना हो। अगर वो उसे ढूंढ लेंगे तो सबसे पहले इतिहास के पन्नों में उनका नाम आ जाएगा। इसीलिए अब बेन को वेट नहीं हो रहा था उसके अंदर जाकर एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ी देर में बेन सभी को कन्विंस कर लेता है वहां पर जाने के लिए, और अब पहला कदम उस अजीब से स्ट्रक्चर के अंदर रख दिया गया था। उन्हें क्या पता कि कुछ समय में ही उन्हें कैसी कैसी अनजान चीजें देखने मिलने वाली हैं। अब यहाँ पर वो स्ट्रक्चर चारों तरफ से अंधकार से घिरा हुआ था। ऊपर से सिर्फ छेद के अंदर से थोड़ी रोशनी आ रही थी, लेकिन थोड़ा और दूर जाने के बाद सभी एकदम चौंक गए, क्योंकि दीवारों पर कुछ ऐसे अनजान पेड़ पौधे उगे थे जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं होता। शायद हो सकता है कि ये पेड़ पौधों की कोई नई प्रजाति हो, पर उन्हें ये नहीं समझता कि ये पूरी जगह तो अंधकार से घिरी पड़ी हुई है। ना ही यहाँ पर पानी मौजूद है और ना ही ज्यादा सूर्य की रोशनी। तो फिर ये पेड़ पौधे इतने अच्छी तरीके से कैसे उग रहे हैं? अब ये चीजें तो उनकी समझ के परे थी, लेकिन इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब हो जाती है जब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक बहुत ही बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। ये गड्ढा इतना ज्यादा गहरा था कि उसका तल तो दिखाई नहीं देता। सभी लोग अपने बच्चों को साइड में कर रहे थे क्योंकि इसके अंदर गिरना मतलब मौत को चेतावनी देना होगा। उन्हें पता नहीं है कि ये कितना गहरा है और इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर क्या कर रहा है। बेन तो अब ये कंफर्म करने के लिए एक पत्थर उठाता है और उस गड्ढे के अंदर फेंक देता है। अब यहाँ पर पता चला कि उस पत्थर के गिरने की आवाज ही नहीं आ रही है, यानी इससे साफ क्लियर होता है कि वो गड्ढा कितना ज्यादा गहरा है। मार्गरेट और बाकी लोग तो ये भी सोचने लगे थे कि कहीं ये गड्ढा पृथ्वी के सेंटर में तो नहीं जाता। अगर ऐसा होगा तो ये अब तक की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। लेकिन अभी तो इन सारे स्ट्रेंज चीजों की शुरुआत हो रही है। सभी लोग तो यही देखकर हैरान थे कि इतनी बड़ी गुफा आखिर बनाई किसने। ये इंसानों द्वारा बनाई गई बिल्कुल भी नहीं लगती, क्योंकि इतनी गहराई तक इंसान अभी तक पहुंचे ही नहीं है। और अगर ये नेचुरल तरीके से हुआ है तो अब तक की ये सबसे स्ट्रेंज खोज हो सकती है। लेकिन जब तक उन्हें इस गुफा के बारे में कुछ पता ना चल जाए, उसके पास भी जाना बहुत खतरनाक हो सकता था। इसीलिए अब मार्गरेट बाकी लोगों को समझाती है कि हमें वापस चलना चाहिए।
लेकिन अचानक अगले मोमेंट में लूसी और स्पेंसर उस गुफा की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। उन्हें तो शायद वहाँ से कुछ अजीब तरीके की आवाजें भी आ रही होती हैं और वो पॉइंट करके वहाँ दिखा भी रहे थे। सभी लोग उन दोनों बच्चों की इस तरीके से बिहेवियर को देखकर एकदम चौंक गए थे। सबसे खतरनाक बात तो ये हो गई कि लूसी के नाक से खून भी बहने लगा था। इतनी अजीब अजीब चीजें यहाँ पर हो रही हैं जिससे कि थॉमस और एली काफी डर गए और लूसी का सबसे पहले खून साफ किया। देखकर यही लग रहा था कि उन दोनों के बच्चों के ऊपर कुछ तो जादू किया गया हो और वो जादू चाहता था कि वो गुफा के अंदर कूद जाए। अब बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो यहाँ से बाहर निकलेंगे और अपने घर की तरफ जाएंगे। ये पूरी जगह जितनी सिंपल दिख रही है उतनी है नहीं। सभी लोग लूसी को लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो स्पेंसर फिर से पीछे देखने लगा। शायद उसे गुफा के अंदर से आवाजें आ रही थी और वो उसे अपनी तरफ बुला रही होती है। स्पेंसर के ऊपर जब किसी का ध्यान नहीं था तो वो पीठ पीछे उस गुफा की तरफ वापस जाने लगा। थोड़ी देर में शायद वो उस गुफा के अंदर कूद भी जाता। अच्छी बात ये हुई कि बेन की नजर उसके ऊपर पड़ गई। वो जल्द से जल्द वहाँ आकर स्पेंसर को पकड़ लेता है और पीछे खींचता है, नहीं तो अब तक शायद स्पेंसर उस गुफा के अंदर गिर चुका होता। अब उस गुफा का इन दोनों के प्रति क्या कनेक्शन था और वो किस तरीके से इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका रहस्य हमें थोड़ी देर में पता चलने वाला है। फिलहाल तो सभी घबराए हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और फार्म हाउस में जाकर अपनी छुट्टी एंजॉय करने लगते हैं। सभी लोग बाहर के रास्ते पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। उनके मन में अलग अलग टाइप के सवाल थे कि वो स्ट्रक्चर क्या है और इतनी गहरी गुफा वहाँ पर क्या कर रही है। खैर इसका जवाब तो किसी के पास नहीं होता, लेकिन थॉमस और एली का झगड़ा तो अभी भी बरकरार रहता है। उन दोनों के बीच का इस तरीके से डिस्कनेक्शन देखकर बेन और मार्गरेट को अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए सबसे पहले बेन थॉमस को अपने साथ लेकर कहीं वॉक करने चला जाता है। मार्गरेट भी उसकी तरह एली के साथ कमरे में आ जाती है और उससे कुछ बातें करने लगती है। आखिर बीच में मार्गरेट ने एली से पूछ ही लिया कि तुम्हारा और थॉमस का झगड़ा किस बात पर हुआ है। एली डायरेक्टली तो नहीं बताती, लेकिन पॉइंट पर आ ही जाती है कि कुछ हफ्तों पहले वो और थॉमस एक रीयूनियन पार्टी पर गए थे। उस पार्टी में एली ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है और उसे बिल्कुल भी होश नहीं था और इसी मदोशी में उसने थॉमस के एक फ्रेंड के साथ क्लोजनेस बना ली। वो तो उसके साथ लिटरली पूरी रात सो भी जाती है। पर ये सारी बातें थॉमस को जब पता चली तो वो काफी गुस्सा हो गया। इन चीजों के ऊपर दोनों की काफी बहस हुई और वो झगड़ते भी रहते थे। हालांकि एली सिर्फ इतना कहती कि वो ड्रंक थी, नहीं तो वो गलती नहीं करती। अब ये चीजें एली के लिए बहुत कॉमन बात है, लेकिन थॉमस अभी भी गुस्सा था। वो इस तरीके से इन सारी चीजों को नहीं भुला सकता। तब जाकर मार्गरेट थोड़ा सोचती है और एली को बताती है कि आज तुम अपने बच्चों को हमारे साथ सुलाओ। तुम चले जाओ थॉमस के पास और एक साथ टाइम स्पेंड करो। शायद हो सकता है कि थॉमस पुरानी बातें इन चीजों से भूल जाए। एली को भी ये प्लान अच्छा लगता है और वो इस पर कंटिन्यू करने का अप्रूवल देती है। बेन मार्गरेट तुरंत ही वहाँ पहुंचकर थॉमस से कहने लगे कि लूसी और स्पेंसर आज हमारे साथ सोएंगे। हमें बहुत सारे गेम्स खेलने हैं तो तुम दोनों एंजॉय करो। थॉमस भी शायद इस बात को समझ गया था कि ये उसका और एली का पैचअप कराना चाहते हैं। बेन मार्गरेट तो लूसी और स्पेंसर को लेकर अपने कमरे में चले गए और अलग अलग टाइप के गेम्स खेलने लगे। वो तो कई सारे स्नैक्स भी खाते हैं जिससे बच्चों का ध्यान दूसरी तरफ रहे। ये उन्हें तब तक करना है जब तक बच्चे थक कर सो न जाए। उनका ये पूरा ट्रायल रहेगा कि थॉमस और एली को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले। अब यहाँ बच्चों के साथ खेलते टाइम स्पेंसर बार बार कहने लगा कि उसे गुफा के पास वापस जाना है। लूसी भी यही कह रही थी कि जब से वो स्ट्रक्चर्स में से बाहर आई है उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें उस गुफा को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। अब बेन और मार्गरेट उन दोनों बच्चों के मुंह से जब इस गुफा के बारे में ऐसी बातें सुनते हैं तो सबसे पहले तो उन्होंने सारी चीजें इग्नोर कर दी। उन्हें लगा कि ये बच्चे शायद उनके साथ मजाक कर रहे हैं, पर ये मजाक बिल्कुल भी नहीं था। शायद उस गुफा का असर अभी भी इन बच्चों के ऊपर हुआ है और अगर जल्दी किसी ने कुछ नहीं किया तो आगे चलकर कुछ बुरी चीजें होने वाली हैं। लूसी और स्पेंसर के साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने के बाद बेन और मार्गरेट भी काफी खुश हो गए थे। मार्गरेट तो ये सोचने लगी कि अब शायद बेन को बच्चे अच्छे लगने लगे और अब वो अपनी बात कह सकती है शादी करके अपनी फैमिली बनाने के लिए। बहुत देर तक एंजॉय करके जब वो थक गए तो बेन और मार्गरेट बाहर आ जाते हैं। दोनों ड्रिंक करने लगे और एक दूसरे से काफी बातें शेयर भी करते हैं। पर यहाँ काफी रात हो चुकी थी और उनकी बॉडी भी पेन हो रही होती है, तो दोनों अब वहीं पर आग बंद करके सो जाते हैं। धीरे धीरे आधी रात आ चुकी थी और चारों तरफ कोहरा छा रहा होता है। ये शायद कुछ अनहोनी होने का संकेत है जो अभी तक कोई समझ नहीं पाया। जैसे ही सुबह होती है तो बेन और मार्गरेट एकदम से चौंक गए क्योंकि बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। पूरा घर उन्होंने छान मार लिया लेकिन लूसी और स्पेंसर का नामो निशान नहीं होता। वो तो काफी टेंशन में आ गए क्योंकि उसके दोस्त थॉमस और एली ने उनके भरोसे बच्चों को छोड़ा था और अगर उन्हें कुछ हो गया तो पूरा इल्जाम बेन और मार्गरेट के ऊपर आएगा। इसीलिए बेन बिना ब्रेक लिए चारों तरफ उन्हें ढूंढना स्टार्ट करता है। जब वहाँ पर कुछ नहीं मिला तो बेन काफी परेशान हो गया और तभी वो सोचने लगा कि कल रात बच्चे उस गुफा के पास जाने की बात कर रहे थे। मार्गरेट
मार्गरेट इस बात पर श्योर नहीं थी, लेकिन बेन को कैसे भी करके उन्हें ढूंढना है। ये बात थॉमस और एली को किसी भी हालत में पता नहीं चलनी चाहिए। बेन अब बाहर आकर मार्गरेट को वहीं रहने के लिए कहता है और तुरंत ही उस फॉरेस्ट के बीचों बीच स्ट्रक्चर की तरफ भागता है। उसका भरोसा था कि शायद बच्चे अकेले ही वहां पर गए हों। जल्द से जल्द उस फॉरेस्ट में मौजूद स्ट्रक्चर के अंदर आने के बाद उसका शक सही निकला। दोनों ही यानी लूसी और स्पेंसर उस गुफा के ठीक सामने खड़े थे। वो बहुत अजीब तरीके से उसकी तरफ देखते जा रहे होते हैं, जैसे अभी भी उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा हो। बेन तुरंत ही उनके पास पहुंचा और आवाज देकर वहीं पर रुकने के लिए कहा। लूसी और स्पेंसर वहां पर मुड़ जाते हैं और बेन को अजीब तरीके की निगाहों से देखते हैं। बेन कुछ कर पाता इससे पहले दोनों ही उस गुफा में कूद गए। बेचारा बेन वहां पर लेट पहुंचा और उन दोनों बच्चों को बचा ही नहीं पाया। बेन को तो इतना तो क्लियर हो चुका था कि ये गुफा इतनी गहरी है जो अगर कोई गिर गया तो उसकी जान खत्म ही हो जाएगी। ना ही यहाँ पर कोई रस्सी है और ना ही स्टेयर्स जिससे उन्हें बचाया जा सके। बेन घबराते हुए अब तो रोने भी लगा क्योंकि दोनों बच्चे मर चुके हैं और अब वो अपने दोस्त को क्या जवाब देगा क्योंकि उसकी पूरी फैमिली ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। पहले से ही थॉमस और एली के बीच में झगड़े चल रहे हैं और अब ऊपर से उनके दोनों बच्चे मारे जा चुके हैं। बेन के मन में एक अजीब सा डर जागने लगा जो कभी खत्म नहीं हो सकता। अब रियलिटी तो उसे पता थी। फॉरेस्ट से बाहर जब वो निकला तो उसके दिमाग में अलग अलग विजन्स आ रहे थे। उसे तो एकदम चक्कर आता है कि आखिर वो अपने दोस्त को सच्चाई कैसे बताएगा। अब जैसे ही वो अपने फार्म हाउस के पास गया तभी उसे मार्गरेट का कॉल आता है। मार्गरेट तो उसे बताने लगी कि लूसी और स्पेंसर तो यहाँ मौजूद हैं और वो फार्म हाउस में अच्छे से खेल रहे हैं, तो तुम वापस आ जाओ। ये सुनकर बेन एकदम से चौंक गया। वो नहीं समझ पा रहा था कि लूसी और स्पेंसर तो गुफा में गिरकर मर गए थे, आखिर वो इस जगह पर वापस कैसे आ गए। ये बात कंफर्म करने के लिए बेन उस फार्म हाउस के पास जाता है और लूसी और स्पेंसर को खेलता हुआ देखता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी क्योंकि जो उसने देखा वो सच्चाई ही थी। वो इस तरीके से नशे नहीं करता कि उसे हेलुसिनेशंस हो। अब इनमें से सच कौन सा है और झूठ कौन सा ये थोड़ी देर में पता चलेगा। पर बेन की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो लूसी और स्पेंसर के बिहेवियर को देखता ही रहता। फिलहाल तो उसने मार्गरेट, थॉमस और एली को कोई भी बात नहीं बताई होती जो उसने स्ट्रक्चर के अंदर देखी है। उसने ये भी देखा कि थॉमस और एली के बीच में कल रात से थोड़ा सुधार आया। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। तो ये तो अच्छी बात है उन दोनों के लिए। पर बेन की नजर लूसी और स्पेंसर पे से हट ही नहीं रही थी। बेन ने नोटिस किया कि उन दोनों के चेहरों के ऊपर अब एक सीरियसनेस है। पहले जो वो बच्चों जैसी हरकतें करते थे अब ऐसी नहीं होती। लूसी और स्पेंसर भी बेन को घूर कर देख रहे होते हैं जैसे कि उन्हें सब कुछ पता हो और वो किसी को बताना ना चाहते हो। बेन को लगातार पसीने छूट रहे होते हैं और बाकी लोगों ने भी उससे पूछा कि तुम ठीक हो कि नहीं, क्योंकि जब से बेन फॉरेस्ट में से आया है वो लगातार लूसी और स्पेंसर पर ही नजर रखते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों ने मिलकर इसके साथ कुछ कर दिया है। बेन किसी को बिना बताए कमरे में चला जाता है और मुंह धोते हुए कई बातें अपने दिमाग में सोचता है। वो इतना पागल तो नहीं था जो दिन में इस तरीके के सपने देखेगा। उसने खुद नोटिस किया था कि लूसी और स्पेंसर उस गुफा में कूदे थे और उनके मरने के बाद आखिरकार ये दोनों वापस कैसे आ गए। शायद अब बेन को भी धीरे धीरे समझ में आ चुका है कि वो स्ट्रक्चर ही सारे फसाद की जड़ है। वहाँ कुछ तो ऐसा है जो इन दोनों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। लूसी और स्पेंसर जब खेल रहे थे तो बेन उनके पास जाकर साफ पूछने लगा कि तुम्हें तो सारी चीजें पता है, फिर तुम सच्चाई बता क्यों नहीं देते। लूसी स्पेंसर एकदम सीरियसनेस में उसकी किसी भी बातों का जवाब नहीं देते और यहाँ तो उनके बिहेवियर के साथ साथ उनकी एबिलिटी में भी चेंजेस दिखाई दे रहे थे। लाइक स्पेंसर अपने से ज्यादा भारी भरकम चीजें उठाकर आसानी से फेंक दे रहा था। वहीं लूसी के नाक से वापस से खून निकलने लगता है बट वो कुछ जवाब नहीं देती। उनके भागने की स्पीड और कई सारी एबिलिटीज में फर्क आया होता है, लेकिन बेन को समझ नहीं रहा था कि वो इन चीजों के बारे में बाकी पेरेंट्स को कैसे बताए। थॉमस, एली, मार्गरेट तो इन चीजों पर विश्वास ही नहीं करेंगे। बेन का दिमाग और ज्यादा खराब होता तब तक मार्गरेट उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने पास बुला लेती है। मार्गरेट देख रही थी कि बेन काफी परेशान लग रहा है, इसीलिए कमरे में जाने के बाद मार्गरेट उससे पूछने लगती है कि आखिर वजह क्या है। बेन किसी भी तरीके से हिम्मत करता है और मार्गरेट को सारी बातें बता देता है। उसने कहा कि उसने खुद देखा था उन दोनों बच्चों को गुफा के अंदर गिरकर मरते हुए। आखिरकार उसके बाद वो वापस कैसे आ गए और उनके बिहेवियर और हाल चाल में इतने ज्यादा फर्क कैसे लग रहे हैं। यानी ये बात सिंपल है कि थॉमस के बच्चे बिल्कुल भी असली नहीं है। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद तो क्लियर ही था कि मार्गरेट इन चीजों पर भरोसा नहीं करेगी। वो तो ये बोलने लगी कि तुम शायद काफी ड्रंक थे, इसी वजह से तुम्हें ये विजन्स आ रहे हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। और मार्गरेट ये भी सलाह देती है कि तुम इन चीजों के बारे में थॉमस और एली से भी मत बात करना, क्योंकि वो अपने बच्चों के रिलेटेड ये बातें तो बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अब मार्गरेट ये सारी बातें करके चली गई, बट यहाँ बेन के पास तुरंत ही लूसी और स्पेंसर आ जाते हैं। वो दोनों मिलकर बेन को किसी न किसी तरीके से डराने की ट्राई कर रहे थे। लूसी अजीब तरीके से घूर कर देख रही थी और स्पेंसर तो विंडो के ऊपर अजीब तरीके के स्ट्रक्चर्स बना रहा था। बेन बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया, इसीलिए वो बाहर आ जाता है, पर यहाँ भी दोनों बेन का पीछा छोड़ते ही नहीं। स्पेंसर तो अब यहाँ बेन को चिप्स ऑफर करने के लिए चला जाता है और जैसे ही बेन ने उन चिप्स को देखा तो पता चला कि उसके अंदर कीड़े मौजूद है। बेन फ्रस्ट्रेटेड था, इसीलिए वो चिल्लाकर उस चिप को
फेंक देता है। थॉमस और एली तुरंत ही वहाँ पहुंचे और बेन को पूछते हैं कि तुम बच्चों से ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। बेन काफी परेशान हो चुका था, इसीलिए कैसे न कैसे वो सभी को ये सच्चाई बता देता है। उसने ये साफ कह दिया कि उसने खुद स्ट्रक्चर के उस गुफा के अंदर लूसी और स्पेंसर को गिरते हुए देखा है, और जो ये तुम्हारे दोनों बच्चे हैं ये बिल्कुल भी रियल नहीं है। मार्गरेट की तरह थॉमस और एली भी एकदम हैरान हो गए थे अपने बच्चों के बारे में ये बात सुनकर। ऑब्वियस था कि वो बेन की किसी भी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रहे होते। थॉमस और एली तो बेन को ही कह रहे थे कि तुम बच्चों से बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहे हो, इस तरीके का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि एली ने बेन को इतना तक कह दिया कि तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है, इसीलिए तुमने मार्गरेट से अभी तक शादी नहीं की। अगर ऐसा रहता हो तो तुम कब का फैमिली बना लेते। मार्गरेट अब ये सुनकर बिल्कुल भी शांत नहीं बैठती। उसने तो गुस्से में आकर इन बातों के लिए एली को स्लैप कर दिया। अब दोनों कपल के बीच साफ था कि झगड़े हो गए थे। बेन एकदम परेशान होकर अपने कमरे में चला गया और बाकी लोग ये फिगर आउट करते हैं कि आखिर इन सारी चीजों को सॉल्व कैसे किया जाए। बेन भी एकदम टेंशन में होता है कि वो सच्चाई कैसे बताए कि ये सब एकदम झूठ है और हो सकता है कि किसी खतरनाक चीज के होने का संकेत। बेन जब टेंशन से घर में बैठा ही होता है तभी उसके पास लूसी और स्पेंसर आ जाते हैं। लूसी को देखकर वो कहने लगा कि तुम ही सारे लोगों को सच्चाई बताओ, बट लूसी तो सिर्फ हंसते रहती है। स्पेंसर अचानक पीछे से एक लोहे की रॉड लेकर बेन को मारने लगता है। बेन को थोड़ी चोट लगी, इसलिए तुरंत ही उसने रॉड को पकड़कर स्पेंसर से वो छीनने की कोशिश की, बट छीना झपटी में वो रॉड सीधा जाकर स्पेंसर को लग जाती है। स्पेंसर को उतनी चोट तो नहीं लगी, लेकिन वो नाटक करने लगा था। वो वहीं पर गिर जाता है और जोर से चिल्लाता है। स्पेंसर अब होश में नहीं आ रहा था, जिससे बेन परेशान हो गया और उसी मोमेंट पर एली वहां पर आ गई। एली ने तुरंत ही थॉमस को बुलाया और ये बताया कि बेन ने हमारे बेटे को मार दिया है। उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए वो हमारे बच्चों को मारना चाहता है। जो सामने दिख रहा था थॉमस उसे ही सच मानकर बेन को ही दोषी ठहराता है, तो इसीलिए बेन को वो अपने घर में से बाहर निकाल देते हैं। तुरंत ही थॉमस और एली ट्राई करने लगे कि वो पुलिस ऑफिसर्स को कॉल लगाए और ये बताएं कि बेन ने उसके बच्चे को मारा है, उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। लेकिन ऑब्वियस बात थी कि फॉरेस्ट में नेटवर्क थोड़ा कम होता है, उनका कनेक्शन अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था, और अगर हो भी जाए तो रेस्क्यू टीम को यहाँ पहुँचने में कई घंटे लग जाएंगे। मार्गरेट ने जब ये सारी बातें सुनी तो वो एकदम चौंक जाती है कि बेन ये क्यों कर रहा है, क्या बेन का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। मार्गरेट को भी अब टेंशन आने लगा, तो वो बेन के पास चली जाती है सच्चाई पूछने। बेन उसे सब बताता है कि कैसे उसने कुछ नहीं किया, बल्कि स्पेंसर और लूसी ही जानबूझकर ये चीजें कर रहे हैं। बेन अब मार्गरेट को सब समझाने के बाद कहता है कि मुझे तुम्हें उस गुफा के पास लेकर जाना है। वो दोनों बच्चे उसके अंदर ही कूदे थे और वहीं हमें सच्चाई पता चलेगी। बहुत ज्यादा कन्विंस करने के बाद आखिरकार मार्गरेट मान जाती है और वो उसके साथ अजीब से स्ट्रक्चर में चली गई। बेन उसे गुफा के पास लेकर जाकर दिखाता तो है, लेकिन वहाँ कुछ विजिबल नहीं था। वो ये साफ देख ही नहीं सकते कि नीचे की तरफ लूसी और स्पेंसर की डेड बॉडी पड़ी भी है कि नहीं। मार्गरेट को ये सब बकवास लगता है, इसीलिए वो वापस जाने लगी, बट बेन उसे कह रहा था कि यही सच है और जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता वो यहाँ से जाएगा नहीं। बेन वहीं पर रुक गया और मार्गरेट वापस फार्म हाउस में आ जाती है। रास्ते में मार्गरेट को लूसी दिखाई दी। लूसी हंसते हुए मार्गरेट को कह रही होती है कि मुझे तुम्हें कुछ शो करना है, इसीलिए तुम मेरे साथ फॉरेस्ट में चलो, जो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होगा। मार्गरेट को कहीं न कहीं बेन के ऊपर भरोसा तो था, पर ये चीजें क्लियर करने के लिए कोई सबूत नहीं होता। मार्गरेट लूसी के साथ खड़ी ही थी, तभी वहाँ थॉमस आ जाता है। थॉमस मार्गरेट को कहने लगा कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरे बेटे को मारा है और अब तुम भी मेरी बेटी को चोट पहुंचाना चाहती हो। मार्गरेट कहने लगी कि उसका कोई इंटेंशन नहीं है, पर फिर भी अपनी बेटी की प्रोटेक्शन के लिए थॉमस उसे अलग कर देता है। थॉमस तो अब लूसी के साथ फॉरेस्ट में चला गया, जहाँ वो कुछ चीज दिखाना चाहती थी। अब मार्गरेट वहाँ से ट्रेवल करते हुए एली के कमरे में आती है, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा सदमा लगा था अपने बेटे के घायल होने का। अब जैसे उसने कदम रखा तो मार्गरेट देख पाती है कि चारों तरफ खून के धब्बे मौजूद हैं। हर एक चीजें उथल पुथल हुई हैं और एली भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई घुसा था और चारों तरफ तबाही मचाकर चला गया। मार्गरेट की नजर अब जैसे ही दूसरी तरफ गई तो पता चला कि एली एकदम घायल अवस्था में वहाँ पर पड़ी हुई है। किसी ने उसके ऊपर हमला करके उसे इतना चोटिल कर दिया। पर मार्गरेट और ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि सामने की तरफ स्पेंसर था जो जिंदा हो चुका होता है। उसके अलावा कमरे में कोई भी नहीं होता, यानी स्पेंसर ने ही अपनी मदर के ऊपर हमला करके उसे चोटिल किया है। स्पेंसर तो अब काफी अजीब तरीके की आवाज निकालता है जो इंसानों की बिल्कुल नहीं थी। वो किसी कीड़े मकोड़े जैसी लग रही होती है और अब वो सीधा झपट्टा मार लेता है मार्गरेट के ऊपर। मार्गरेट जैसे तैसे अपने आप को कमरे में लॉक करती है और अब उसने देखा कि लूसी भी वहाँ पर पहुंच चुकी है। लूसी उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी और जब मार्गरेट एक कोने में बैठकर उसके परछाई को देखती है तो वो इंसानों जैसी लगती ही नहीं, वो किसी कीड़े जैसी लग रही थी और काफी खतरनाक होती है। यानी अब जाकर मार्गरेट को कहीं ना कहीं बेन की बात पर भरोसा हो रहा था कि ये दोनों बच्चे बिल्कुल भी इंसान नहीं है, इनके अंदर कुछ तो चेंजेस हुए हैं और ये चेंजेस वो साफ देख पा रही थी।
बाहर से पुलिस वैन की आवाज आ रही थी, तो इसीलिए मार्गरेट वहाँ से बाहर निकलते हुए ऑफिसर को सब बताने लग जाती है। फीमेल ऑफिसर को जब पता चला कि मार्गरेट इतनी बेकार की बातें कर रही है, तो वो इन चीजों पर भरोसा बिल्कुल नहीं करती। वो सबसे पहले अंदर जाकर देखना चाहती थी। फीमेल ऑफिसर जब चली गई तो मार्गरेट कुछ देर तक वेट करती है। वो ये सोचने लगी कि लूसी के साथ थॉमस गया था, लेकिन वापस लौट कर नहीं आया। शायद थॉमस को भी उन्होंने मार दिया। अब जब पुलिस ऑफिसर वापस आती है बाहर की तरफ, तो पता चला कि उन्हीं दोनों बच्चों ने उसे अंदर खींच लिया है और उसे मारने लगे हैं। मार्गरेट इतना ज्यादा डर गई कि वहाँ से भागते हुए अपनी कार के पास पहुंची। कार को ओपन ना करने के बाद जब उसे आवाज आई उन बच्चों की, तो वो जल्द से जल्द उसके नीचे जाकर छुप जाती है। लूसी और स्पेंसर अब वहाँ पर पहुंच गए और एक दूसरे से अजीब भाषा में बात कर रहे थे। ये भाषा इंसानी नहीं थी बल्कि कीड़ों की होती है। पर मार्गरेट उनका ध्यान भटकाने के लिए थॉमस के नंबर पर कॉल करती है और वो दोनों दूसरी तरफ चले गए। मौके का फायदा उठाकर मार्गरेट कार में बैठकर वहाँ से निकलने ही वाली थी, पर सामने की तरफ बेन आ जाता है। बेन एकदम अजीब तरीके से चल रहा था और सीधा फार्म हाउस के अंदर गया। मार्गरेट उसे इस तरीके से तो नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए कार से निकलकर वो भी पहुंच जाती है उसके पास। मार्गरेट ने बेन को बताया कि तुम सही थे, ये सब बच्चे एकदम अलग हैं और काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए अब उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए जल्द से जल्द। पर बेन को देखकर लग रहा था कि उसके ऊपर भी उन अनजान चीजों का असर हो चुका है। वो तो मार्गरेट को पीछे हटाता है और अजीब तरीके की स्माइल करता है। वो कहने लगा कि अब यहाँ से कोई नहीं जा सकता, हमारा घर यही है और हमें यहीं से आगे बढ़ना होगा। मार्गरेट को शायद समझ में आ गया कि जिस तरीके से वो बच्चे गुफा में गिरे थे और वो पूरी तरीके से बदल गए, वैसा ही शायद बेन के साथ हुआ है। यानी ये ओरिजिनल बेन नहीं है बल्कि उसका क्लोन है, जो शायद अब मार्गरेट की जान लेने से पीछे नहीं हटने वाला। बेन तो मार्गरेट के ऊपर अब टूट पड़ता है और शायद उसे खत्म ही करेगा। पर अब यहाँ इन सारी चीजों के बीच कभी हम फंस जाए और हमें इतना पता हो कि सामने जो क्रिएचर्स हैं वो इंसेक्ट की प्रजाति के हैं, तो सिंपल बात है कि सबसे पहले हमें इंसेक्ट की कमजोरियों के बारे में समझना होगा। इंसेक्ट जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक अलग लैंग्वेज यूज करते हैं, अगर उनके बीच जरा भी कम्युनिकेशन प्रॉपरली ना हो तो वो सारी चीजें भूल जाते थे। उनका जो टारगेट होता है या फिर जो रास्ता वो पूरी तरीके से भटक जाते, और ये चीजें की जा सकती है लगातार लाउड नॉइस की वजह से, या फिर अगर हम चारों तरफ स्मोक या फिर फॉगी गैसेस फैला देंगे तो भी वो सारे इंसेक्ट एकदम से बिखर जाएंगे और उन्हें मारना आसान होगा। सेम ऐसा ही उन क्रिएचर वाले इंसेक्ट के साथ करना चाहिए जो अभी उन सभी के कब्जे में है। भले ही अभी वो इंसानी रूप में है, लेकिन उनके अंदर वो इंसेक्ट अभी भी मौजूद है। फिर भी इनसे काम नहीं बनता तो आग तो है ही, आग जलाकर हमें चारों तरफ रखनी है और जब भी वो पास में आए तो उनके ऊपर फेंक देना है। इंसेक्ट्स की ये वीकनेसेस हैं कि वो आग से बहुत ही ज्यादा डरते हैं, तो एक आग की मशाल अपने हाथों में रखनी है जिससे कि उन सभी को मारा जा सके। साथ ही साथ जब भी वो पास आए तो उनके सेंसिटिव ऑर्गन्स पर हमला करना है, जैसे कि आंख, मुंह और एंटेना के ऊपर। पर यहाँ बेन जो पूरी तरीके से कंट्रोल में हो चुका था, उसने मार्गरेट पर हमला किया। मार्गरेट उसे घायल करते हुए सीधा भागने तो लग जाती है, पर लूसी और स्पेंसर ने उसके लिए ट्रैप बिछा कर रखा था। उसे गिराकर अब वो दोनों पकड़ के लेके जाने लगे। मार्गरेट को थोड़ी देर बाद जब होश आता है तो वो समझ गई कि ये दोनों उसे गुफा में लेकर जा रहे हैं फेंकने के लिए। जल्द से जल्द वो अजीब से स्ट्रक्चर में लेकर आ गए जहाँ पर और भी लोगों की डेड बॉडी थी, यानी वो पुलिस ऑफिसर और एली की। दोनों ही मिलकर उन सारे लोगों को गुफा के अंदर फेंक रहे होते हैं एक एक करके। मार्गरेट अब ये होने नहीं दे सकती, इसीलिए वो उठकर तुरंत ही उनके पास जाती है और फिर से लूसी और स्पेंसर को गुफा के अंदर धक्का दे देती है। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मार्गरेट धीरे धीरे वहाँ से वापस आ गई अपने फार्म हाउस में, पर उसके सामने बेन था। बेन उसे मारने के लिए आगे तो बढ़ता है, पर अब यहाँ मार्गरेट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो लड़ सके। अच्छी बात हुई कि उस समय वहाँ थॉमस आ गया, जिसने की बेन को पकड़ कर रखा था, यानी थॉमस मरा नहीं होता। उसने मार्गरेट को कहा कि तुम कार लेकर यहाँ से तुरंत ही निकल जाओ, क्योंकि ये सब बहुत ही खतरनाक है। मार्गरेट ऐसा ही करती है और कार लेकर रोड पर जाते रहती है, पर उसे रियलाइजेशन था कि कितने सारे लोगों की जानें इसमें चली गई हैं। अब जैसे ही वो आगे बढ़ी तो पता चला कि सामने की तरफ लूसी, स्पेंसर और बेन आ चुके हैं। तीनों हाथ पकड़कर खड़े हुए थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, यानी ये सच में दूसरी दुनिया से आए हुए म्यूटेंट क्रिएचर्स हैं जो शायद पूरी इंसानी प्रजाति को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। जितने भी इंसानों को वो गड्ढे में फेंकते तो उनके क्लोन्स बन जाते। पर मार्गरेट को यहाँ पर पता था कि ये उसकी फैमिली नहीं है, इसीलिए वो कार लेकर उनकी तरफ भगाने लग जाती है और शायद ठोकर भी मारती। पर ये हमारी कहानी इसी सब्सटेंस के साथ यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।